हाँ जी, ये आ गया अपना प्यारा सा चैप्टर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर का नेचर बताऊं, कोई ज्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है, थोड़ी सी लेना पड़ेगा। कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, खूब सारे प्रोविजन भी नहीं है और ना टेक्निकल है। एक फॉर्मेट अगर आपको ठीक से समझ में आ जाता है और इसमें दो तीन ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिस पे अगर पकड़ आपने बना ली तो ये चैप्टर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बड़ा ही कूल मोड में चलेगा, मतलब सैलरी हेड के सामने जब इसको पढ़ोगे ना, बड़ा अच्छा रिलैक्स लगेगा आपको, ठीक है ना। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस चैप्टर का नाम सुनकर कैसा लगता है, कैसी इनकम इसमें आती होगी, इतना तो बेसिक की क्लासेस में भी सुना है हमने, है ना। तो एक आध जन से पूछते हैं अपन, हाँ सर बताओ किस टाइप की इनकम आती होगी सर इसमें, हाउस से रिलेटेड। तो कैसी इनकम होती है हाउस से रिलेटेड? हाँ, तो हड़बड़ाओ मत ना, हाउस से रिलेटेड इनकम मतलब मैंने घर किसी को किराए पे दिया है तो किराए की इनकम आ रही है ना। वो बड़ा भारी टेक्निकल नहीं है, बोलिए इसको, है ना। बैठिए। तो अगर मैंने घर किसी को किराए पर दिया है तो उससे जो इनकम हो रही है, इनकम है कि नहीं, किराए की इनकम, रेंट की, तो दैट रेंट इनकम विल बी चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बस, हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा। मुद्दा ये आता है कि अगर मैंने कोई गोडाउन रेंट पर दिया है किसी को, तो वो इस हेड में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा सोचते हैं अपन। मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आपको, और बेसिक की क्लास में बस इतनी बात की थी, हाउस से रिलेटेड इनकम, है ना। गोडाउन पे रेंट दिया है तो मन में क्या लगता है, हेडिंग पढ़ के तो लगता है कि नहीं आना चाहिए, गोडाउन इज नॉट हाउस। ये नाम गलत लिखा है एक्चुअली में, ये नाम गलत लिखा है। जब इसका हम कौन सा सेक्शन देखेंगे जिसमें स्कोप बताता है, हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। उस हेड के चार्जिंग सेक्शन में बताएगा हमको कि भाई इसमें क्या क्या इनकम आएगी। और इसका सबसे पहला सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन, जैसे सैलरी का शायद 15 था, इसका है 22। इसमें क्या लिखा है मालूम है, इसमें लिखा है ओनर ऑफ बिल्डिंग, ओनर ऑफ हाउस नहीं लिखा है। हेड का नाम लिख दिया इन्होंने, हाउस प्रॉपर्टी हेड, बट नाम पढ़कर कंफ्यूजन होता है। जब रियल में प्रोविजन में आप उतरोगे तो उसमें लिखा है ओनर ऑफ बिल्डिंग विल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड। कौन चार्जेबल है? ओनर ऑफ बिल्डिंग, ओनर ऑफ हाउस नहीं लिखा है। ओनर ऑफ बिल्डिंग विल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड। और किस आधार पर चार्ज होगी वो इसमें लिखा है कि एनुअल वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा, एनुअल वैल्यू के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो बहुत सिंपल एक फॉर्मेट है, एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मेट है। और जैसा वहां डिडक्शन पढ़ते हैं ना सेक्शन 16 की, कितनी डिडक्शन थी वहां? 3। यहां पर सेक्शन 24 की 2 डिडक्शन है, बस फिक्स है। जिसमें से एक डिडक्शन है फिक्स 30%, जो भी कैलकुलेट होगा ना, ग्रॉस सैलरी इनकम आएगी उसमें 30% डिडक्शन है, फिक्स है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। और एक डिडक्शन मिलती है इसमें इंटरेस्ट की। काय की डिडक्शन? इंटरेस्ट की। अब आपको सोचना है इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट कहां से आ गया यहाँ पर? उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने लोन लिया होगा, तो लोन लेंगे तो इंटरेस्ट का रिपेमेंट करना पड़ेगा, दैट इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंडिचर। तो वो इंटरेस्ट की रिडक्शन जो है हमको यहां पर मिलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दो दो डिडक्शन मिलेगी बस, ठीक है। सर जी सुन रहे हैं? बताइए कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट का एक मिलेगा, और खड़े होकर बताइए ना थोड़ा सा। हाँ, सुनना चाहेंगे तब तो सुनेंगे ना सर, मेरे को दिखाई दे रहा है आपको सुनाई नहीं दे रहा, सोचो कितनी बड़ी बात है। मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, कितनी बड़ी बात है सर। बैठिए, बैठिए, समझिए ना सर। क्लास में भी अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो बात का फिर बैकअप लेना, इसका क्वेश्चंस बनाने टफ नहीं है यार, एग्जाम सुनाई नहीं देता कई लोगों को, ठीक है ना। कुछ तो कारण होगा ना, सबसे छोड़कर मैं आपसे पूछा, और वो भी क्या, वो क्या चीज पूछा, जस्ट बताकर कंप्लीट किया। सुनिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की थोड़ा प्रैक्टिस डालिए। कंसंट्रेट कैसे होते हैं? डिटैचमेंट से। लाइफ के फालतू की चीजों से, फालतू की सोच से डिटैच होना सीखिए। आपको कोई कंसंट्रेट नहीं होना है पढ़ाई में, लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं फिर पढ़ने के अलावा। कितना करना है? बस ये एक एग्जाम, ये वाली एग्जाम, फिर एक फाइनल, बस। तो देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
अब इसके मैंने आपको सेक्शंस बताता हूँ, हालांकि रटना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं सेक्शंस का अरेंजमेंट बताता हूँ। तो एक सिस्टमेटिक स्टडी होगी, जैसे हम वहां समझते हैं ना 15, 16, 17, तीन ही तो सेक्शन थे, तो यहाँ 4-5 सेक्शन होंगे, और कौन सी बड़ी बात है। तो मैं कुछ लिखता हूँ, है ना, फिर अपन पढ़ेंगे। क्या हो गया मैडम? क्या हो गया? टफ लग रहा है? वाकई में इजी है। देखिए भैया, इनकम फ्रॉम, आप चाहें तो साथ साथ मन लगा रहे इसलिए लिख भी सकते हैं कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है ना, साथ साथ लिख सकते हैं, तो थोड़ा क्या है, दिमाग इधर उधर भटकता नहीं, एक अलग ही लेवल आएगा आपका। फिर आप बनाइएगा, फ्रेश समरी बनाइएगा, है ना। तो कॉपी में ऊपर कहाँ है कॉपी मैडम? कौन से पेज नंबर में लिखने वाले बताओ मेरे को, कौन से पेज में लिखेंगे आप बताइए। हम्म। अच्छा, आप लाइन रूल्ड कॉपी नहीं है, प्लेन कॉपी? हाँ, घर में क्या कर रही है कॉपी? ड्राइंग रूम में सजाती है, उसमें लिखियो मैं सीए कर रहा हूँ रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के लिए। हाँ, कहाँ है पेज नंबर लिखा है आपकी कॉपी में? क्यों नहीं लिखा है? बोला था ना, वैल्यू नहीं देते टीचर को, मतलब किसी के पेज नंबर लिखा है? अच्छा अच्छा, अरे बहुत है यार, 30% लोगों ने हाथ उठाए, मैं खुश हो गया, उतना ही रिजल्ट आता है। बोला था ना मैंने, 2 कॉपी बनेगी, एक पतली सी रजिस्टर, छोटी कॉपी कभी मत बनाना, लॉन्ग रजिस्टर जैसा नॉर्मल था, एक 100 पेज का बना लो, जिसमें क्या रहेगा, समरी फ्रेश। जब आप चैप्टर पे आपका कंट्रोल आ जाए ना क्लास के ट्रांजेक्शन से, तो बोले यार अब बनाता हूँ मैं समरी, मतलब 50% चैप्टर निपटने के बाद समरी शुरू कर देना चाहिए, या 25 पे एक सेगमेंट होने के बाद समरी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि क्लास से आपको समझ में आने लगता है। और एक कॉपी जो है, बाकी जनरल कॉपी है, वो पेज नंबर रहना चाहिए, अच्छी से अच्छी चीज, क्रक्स से क्रक्स चीज लिखिए उसमें, आपको कुछ प्रैक्टिस करना है उसमें कीजिए, इसकी परवाह मत करना कि यार इसमें ये कॉन्सेप्ट मैं कैसे करूंगा, ज्यादा वैरायटी नहीं बनाना है। मान लो किसी चीज के बारे में नोट्स लिखे, तो बुक में लिख दीजिए ना, वहां पर इस कॉपी में इस पेज नंबर में मैंने इसके लिए खास चीज बनाई है। क्लास में लिखने बोल रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, लिखना है, लिखने से आप कॉन्सेंट्रेट होंगे। मैं खूब सारा सर पटक पटक के पढ़ाऊंगा, और मन में सोचूंगा अरे वाह मैंने क्या अच्छा पढ़ाया, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो कॉपी लेके आना है, एक आपकी बुक जिसे पढ़ाया जाता है, एक कॉपी, समरी कॉपी आपकी इच्छा है तो कभी लाइए, डिस्कशन करना है फ्रेंड्स के साथ, तो नहीं तो कोई बात नहीं, कॉपी लेके ही आना है भाई। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चलिए भाई, है ना। तो ज़्यादा अभी पढ़ाई लिखाई नहीं करते उसमें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले सेक्शन स्टडी अगर हम देखें, सेक्शंस, तो इसमें सेक्शन है 22, मैं ब्रैकेट में ऊपर लिख देता हूँ, सेक्शन 22 से लेकर 27 तक रन करेगा ये सेक्शन, ये चैप्टर। और ये पूरे सेक्शंस पढ़कर हमको बता देंगे, क्या निकालना सिखा देंगे ये सेक्शन मिलकर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और टेक्निकली बोलो तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हर हेड का हम क्या निकालने वाले, टैक्सेबल इनकम। हमने टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना सीख लिया है, सही है ना, ठीक है। तो सेक्शन 22, तो 22 है हमारा चार्जिंग सेक्शन। पहले ना पूरा पकड़ बना लेते चैप्टर में, भैया हो कौन तुम, आ जाओ मिल लेते हैं तुमसे, और एक दो लाइन छोड़ देते हैं, एक आध लाइन भी छोड़ते हैं। फिर मैं लिखता हूं सेक्शन 23, ये है एनुअल वैल्यू। टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले एनुअल वैल्यू निकाला जाता है। हालांकि इसको एनुअल वैल्यू वर्ड पढ़कर इतना समझ में नहीं आता, इसको मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल वर्ड में बताऊं, ये एक्चुअल एनुअल रेंटल वैल्यू है, मतलब एक मकान साल भर में कितना रेंट कमा सकता है वो निकाल रहा है, बट टेक्निकली कॉल्ड एनुअल वैल्यू। फिर अगला सेक्शन हमारा सेक्शन 24। सेक्शन 24 जो है ना, वो है डिडक्शन। अभी अभी मैंने बताया था ना, 2 डिडक्शन है, बस फिक्स है, 2 ही डिडक्शन फिक्स है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है हमने हाउस के लिए ये भी खर्चा किया, हमने हाउस में पेंटिंग कराई, हमने ये कराया, खर्चा है हमारा, कुछ भी खर्चा हो, फिक्स 2 ही डिडक्शन है। जैसे सैलरी रेट में फिक्स 3 डिडक्शन है,
वैसे इसमें फिक्स 2 डिडक्शन, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी हमको। सेक्शन 24 बात करेंगे, उसके बाद सेक्शन 24 के बाद आएगा सेक्शन 25, ठीक है। सेक्शन 25 में है इंटरेस्ट नॉट अलाउड। मैंने इतना लिखा है, इसको पढ़कर क्या फील हो रहा है? नॉट अलाउड मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगी, मतलब 24 बोलता है इंटरेस्ट की डिडक्शन ले लो, 25 बोलता नहीं भैया इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो कुछ रीजन लिखा होगा, कोई कंडीशन लिखा होगा, आपने ये गड़बड़ कर दी तो हम इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं। 2 ही लाइन का सेक्शन है ये, तो इसमें मैं बता ही देता हूँ 2 लाइन का। तो टीडीएस सुना है ना आपने, अगर आपने इंडिया के बाहर इंटरेस्ट का पेमेंट किया या किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट किया और टीडीएस नहीं काटा, तो इनकम टैक्स का हाउस प्रॉपर्टी हेड मतलब सेक्शन 25 बोलता है इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इससे अपने आप लोग क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करके ही पेमेंट करेंगे, क्योंकि इंडिया के बाहर अगर आपने किसी को इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंडिचर है, सही बोल रहा हूं, और उसके लिए इनकम है, और वो बाहर बैठा है। अगर आपने उस पर टीडीएस नहीं काटा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उसके ऊपर तो कंट्रोल कम है ना, वो टैक्स देगा नहीं देगा, नोटिस भेजते रहेंगे। इसलिए जब इंडिया के बाहर हम पेमेंट करते हैं ना, तो टीडीएस के प्रोविजन को ज्यादा सीरियसली लेता है डिपार्टमेंट, कि भैया देखो तुम टीडीएस नहीं काटे हो ना, या काट लिए जमा नहीं किया ना, हम आपका इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं देंगे। अब सोच के देखो, इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं दिए तो आपकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसका टैक्स आप दे रहे हो एक प्रकार से। थोड़ा समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ आ रहा है इसका? हाँ जी, ठीक है। तो ये 2 ही लाइन का सेक्शन है 25। मेन 22, 23, 24 प्रैक्टिकल सेक्शन है जो क्वेश्चंस में आपके मेनली काम आएगा, और सेक्शन कोई भी याद नहीं रहेगा तो चलेगा। आप कर किसी को सेक्शन से एलर्जी है ना, तो इसको 1 2 3 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 25 के बाद एक सेक्शन है सेक्शन 25A। 25A रिकवरी ऑफ arrear and the unrealized rent। अनरियलाइज रेंट पढ़कर कुछ समझ में आ रहा है? जो रियलाइज आपने नहीं कर पाए, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में इसको बेड डेट बोलते हैं अपन। अकाउंटिंग में बेड डेट आप जल्दी समझ जाओगे। रेंट विच कुड नॉट बी रियलाइज्ड, अभी एक रेंट है जो मैं रियलाइज नहीं कर पाया, तो मेरे लिए क्या हो गया, बेड डेट हो गया, लेकिन बाद में रिकवर हो गया। तो आप अकाउंटिंग में तो बेड डेट रिकवरी करते हैं ना, बस। आप अकाउंटिंग में क्या करते हो, तो बेड डेट होता है तो क्या करते हो, P&L में डेबिट करते हो। इनकम टैक्स की नजर में जो आप डेबिट बोल रहे हो वो इनकम टैक्स बोलता है अलाउ हो रहा है। चार्ज कैसे सर, सोच के देखना, चार्ज वर्ड कैसे हुआ? P&L अकाउंट में डेबिट होने से प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है, कम होता है। प्रॉफिट कम हो रहा है मतलब एक्सपेंस माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है या अलाउ हो रहा है। चार्ज का मतलब इनकम में टैक्स लगाना होता है। आप P&L अकाउंट थोड़ा अकाउंटिंग के साथ इकोसिस्टम जमाओ ना, अभी इतना ज्यादा यूज नहीं, पीजीपीपी में जरूरत पड़ेगी ना, धीरे धीरे थोड़ा इकोसिस्टम जमाओ। P&L अकाउंट में कोई चीज डेबिट हो रही है, गुड फॉर अस फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ना, समझे क्या? हाँ, नहीं तो व्यापारी तो क्या खर्चा कैसे हो गया ये, प्लम्बर का भी बिल आया 25 रुपए का, तो यार तो 20 रुपए का काम था, 25 कैसे हो गया? बट एट द सेम टाइम जितना ज्यादा डेबिट होगा उतना प्रॉफिट कम दिखेगा, उतना प्रॉफिट कम रहेगा तो उतना टैक्स कम आएगा। इस एंगल से समझते हैं कि नहीं? तो कोई भी, अब मैं बेड डेट की बात कर रहा था, बेड डेट अगर होता है तो आप P&L अकाउंट में डेबिट करते हो, मतलब आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इनकम टैक्स उसको बोलता है बेड डेट अगर हो गया तो हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी होती तो आप क्या करते हो, P&L अकाउंट में क्रेडिट करते हो। अच्छा, अब आप लोग इनकम टैक्स सीख गए हो, मैं आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे मेरी लैंग्वेज में बात करने लगे। अच्छा, अब तो इनकम टैक्स अपनी लैंग्वेज हो गई ना, ठीक है। तो P&L अकाउंट में आप क्रेडिट करते हो ना, मतलब आप इनकम में जोड़ रहे हो, तो इनकम टैक्स क्या बोलता है बेचारा, रिकवरी हो रही है ना, चार्ज कर दो। वैसे ही जो आप बिजनेस से समझा रहा था, हाउस प्रॉपर्टी हेड भी बोलता है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। पक्का है जब अनरियलाइज रेंट हुआ होगा तो माइनस हुआ होगा, अलाउ हुआ होगा, सही है ना? और अभी रिकवरी हो रही तो चार्ज। यही लिखा है 25 में, मैं लिखवा नहीं रहा हूं बस, इट्स सो सिंपल। 25A क्लियर है? बाकी क्या क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन काफी है, 25 का एक क्वेश्चन काफी है, 25A का एक ही क्वेश्चन काफी है, उसमें कुछ है ही नहीं, है ना। 25A के बाद फिर है सेक्शन 26। सेक्शन 26 है को ओनरशिप।
को ओनरशिप। इस वर्ड को पढ़कर कुछ फील हो रहा है क्या? क्या फील हो रहा है? एक हाउस के या बिल्डिंग के, अब मैं बिल्डिंग बोलता हूँ ना, यहाँ तो हाउस होना जरूरी है नहीं, एक बिल्डिंग के एक से ज्यादा मालिक। कई बार अगर आपने कभी रजिस्ट्री पेपर देखने का मौका लगा होगा तो उसमें ऊपर लिखा रहता है सेलर, विक्रेता का नाम, नीचे लिखा रहता है क्रेता का नाम, बायर। बायर में अगर दो नाम तीन नाम भी हो सकते हैं, मिलकर भी ले सकते हैं लोग। तो अगर मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी का नाम लिखा है, इसका मतलब वो एसेट के मालिक एक नहीं है, दो है। और ये टैक्स किसके ऊपर लगता है? ओनर। तो अभी कंफ्यूजन हो गया किसके ऊपर लगेगा? कंफ्यूजन हुआ कि नहीं? ओनर दो है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? जिस रेशो में प्रॉपर्टी उस रेशो में इनकम को बांट देना चाहिए। तो लॉजिकल तो मेरे को भी यही लग रहा है। लेकिन इस सेक्शन 26 क्यों बनाया मालूम है आपको? इसलिए बनाया क्योंकि जब आप इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते हो, याद है कि नहीं? तो पर्सन किसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है? पर्सन, मतलब एक एसएससी जो कि पर्सन है। याद करो पर्सन के डेफिनेशन में, याद दिलाता हूं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल पर्सन, सब फर्म भी है। एओपी, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी तो एक स्टेटस है ना जिसके ऊपर टैक्स लगा सकते हो, जैसे एचयूएफ है, कंपनी है। अब आप सोच के देखो, दो तीन लोग ने मिलकर प्रॉपर्टी लग दी, खरीद ली, तो इनकम टैक्स बोलेगा भाई आप, प्रॉपर्टी इंडिविजुअल की नहीं है, प्रॉपर्टी एक दो तीन लोगों की मिलकर है, मतलब ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। भाई अगर आपने आपस में पार्टनरशिप डीड बना के फर्म के नाम से खरीदी तो ओके, आई विल कॉल फर्म। ना आपने कंपनी बनाई, ना फर्म बनाई, ना आप परिवार के सदस्य हो, ना एचयूएफ हो, इसका मतलब आप क्या हो? एओपी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और अब हम आपको इंडिविजुअल मान के टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन मान के टैक्स लगाएंगे। और वंस द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज्यूम यू आर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो उसका जो टैक्स का रेट है और सिस्टम है थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब ज्यादा टैक्स आता है। हालांकि हमको एओपी हमारे कोर्स में टैक्स कैलकुलेशन नहीं है, एओपी बस समझते हैं। तो सेक्शन 26 प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको बेनिफिट दे रहा है कि एक से ज्यादा अगर ओनर है, एक से ज्यादा ओनर है तो उनको एओपी नहीं माना जाएगा। आप जो बोल रहे थे ना वैसा ही टैक्स निकाला जाएगा उनका। पहले ही एक एक ओनर मानकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लेंगे, और फिर जो उनका दोनों का जो रेशो है ना, मतलब 50-50 के ओनर है या 60-40 के रेशो है, तो इस इनकम को उस रेशो में बांट दिया जाएगा और फिर इंडिविजुअल कैलकुलेशन होगा। तो सेक्शन 26 प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं तो नेचुरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका एओपी असेसमेंट कर देता। और अगर आप बिजनेस में ऐसा करोगे तो एओपी असेसमेंट हो भी जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में प्रोटेक्ट किया है, हालांकि सेक्शन बड़ा छोटा सा है, इसमें आपको इतना बैकग्राउंड सुनने नहीं मिलेगा, मैंने समझाया। इसमें बस ये सुनने मिलेगा कि भाई अगर को ओनरशिप है और ओनर्स का रेशियो डिसाइडेड है, ओनर का रेशियो भी तो डिसाइडेड होना चाहिए ना, तो फिर आप इसका असेसमेंट एओपी नहीं करना है, इंडिविजुअली करना है। कैसे करना है? पहले इनकम निकाल लो आप, जैसा आपने सीखा है अभी तक, और उसके बाद उनका जो डेफिनेट रेशियो है उसमें बांट दो। इट्स सो सिंपल। ठीक है ना? इसमें 4 लाइन का प्रोविजन यहां मिलेगा। को ओनरशिप में भी कोई चिंता नहीं है, कोई नया कैलकुलेशन नहीं है। और लास्ट सेक्शन है ना, 27 लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 27, डीम्ड ओनर। डीम्ड वर्ड पढ़ते ही कुछ तो लगा होगा आपको। मैं एक वर्ड देता हूं आपको, लीगल ओनर। एक बार इसको छोड़ दो। लीगल ओनर, हु इज लीगल ओनर? जिसके नाम से प्रॉपर्टी के पेपर है। भाई आज बोलेंगे भाई प्रॉपर्टी किसकी है, तो देख लो प्रॉपर्टी का पेपर में लिखा होगा जिसके नाम से, वो लीगल ओनर है। और यहां पढ़ रहे हैं हम डीम्ड ओनर। पक्का है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ये हेड सेक्शन 27 के माध्यम से उस बंदे को ओनर बनाने वाला है जो एक्चुअली लीगल ओनर नहीं है, तभी तो डीम्ड वर्ड लिखना पड़ा इनको। समझ में आ रही बात? और ये हेड किसके ऊपर टैक्सेबल होता है? ओनर के ऊपर। और ओनर को डिफाइन कर दिया सेक्शन 27 में। ओनर जो लीगल ओनर है वो तो है ही, कुछ खास ऐसी परिस्थिति है जिसमें जो लीगल ओनर नहीं उसको भी ओनर इस हेड के पर्पज से ना। ऐसा नहीं कि इस हेड में आपको ओनर बनाया तो आप घर में घुस गए, बाकी लोग को निकाल दिए, लीगल ओनर ही रहेगा ना भाई। इस हेड के पर्पज से उसको ओनर माना जाएगा, मतलब उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी लगने वाली है। एक एग्जांपल दूंगा बस इसका। अगर मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, हाउस अपने स्पाउस को, वाइफ को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया और बकायदा डीड बनाकर किया, भाई ऐसा नहीं है, गिफ्ट डीड बना दिया कि आज से प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई, लिख के दे दिया,
लीगल ओनर कौन है बताओ? उसकी वाइफ बन गई, वो चाहे तो घर से निकाल सकती है। वैसे तो लीगल ओनर वो था तब भी निकाल सकती थी, लेकिन यहां पर अब लीगल यहां तो लीगल अभी लीगल राइट भी आ गए। लीगल ओनर कौन है? उसकी वाइफ है, मिसेस ए है। लेकिन सेक्शन 27 बोलता है, और क्यों बोलता है पहले इस पे जाओ यार, बोलता है वो तो ठीक। अब आप सोच के देखो, मिस्टर ए ऐसा क्यों करते हैं इन लोग मालूम है? बिकॉज इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव इन इंडिया। आपको मेरे बताने से पहले थोड़ा फ्लेवर आ जाना चाहिए। वो बेचारा वैसे ही 10 लाख 15 लाख की इनकम में बिजनेस इनकम थी, ऊपर से 5 लाख की उसकी और 3 लाख रुपए की रेंट इनकम आती थी बिल्डिंग से। जो हाउस था उसे 3 लाख की रेंट इनकम आती थी। बोला यार 3 लाख की रेंट इनकम आती है, तो 3 लाख रुपए जैसे ही उसके बिजनेस इनकम में जुड़ता था, उस पर टैक्स रेट क्या लगता था बताओ? 30%, क्योंकि वो तो 30% में आ ही चुका है। अब जो इनकम आएगी 30% से चिपकेगी उस पर। उसने बोला यार ये घर के कारण मेरे को जबरदस्ती टैक्स देना, एक मोटा मोटा 5 लाख की इनकम मैं मानता हूँ, तो 5 से 15 1.5 लाख रुपए का टैक्स हर साल दे रहा है। उसने दिमाग लगाया, गिफ्ट डीड बनाया, और उसको भरोसा भी था वाइफ के ऊपर, रहता ही है जनरली। सही है एकदम, है ना? उसके बाद वो ट्रांसफर कर दिया ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन। उसने ट्रांसफर कर दिया, कोई कंसिडरेशन नहीं, गिफ्ट डीड बना दिया, लीगल ओनर वो बन गई। अब सोचो क्या होगा, वो इनकम किसकी, ओनर कौन? अगर ये सेक्शन 27 नहीं होता तो तब ओनर कौन बन गया? कि वाइफ बन गया, मिसेज है। उस मिसेज है की कोई इनकम है क्या? अदर इनकम तो नहीं है, तो 3 लाख रुपए जोड़ दो, 3 लाख पे टैक्स बताओ यार। खूब सारी कहानी की जरूरत नहीं, एक आंसर की जरूरत है। जीरो, नील। सही है ना? क्योंकि उधर रिबेट भी मिल जाएगी, याद आएगा? 5 लाख तक की टोटल इनकम में रिबेट मिल जाएगी, मतलब टैक्स जीरो आ रहा है। वही 3 लाख, देखो कितनी बड़ी बात है। मैं ये एग्जांपल इसलिए लिया हूं ताकि आपको सेक्शन 27 की अहमियत समझ में आए। वो 3 लाख की इनकम अगर इसके हैंड में चार्ज होती, तो सीधा 1.5 लाख टैक्स लगता। 4% तो मैं जोड़ भी नहीं रहा हूं। सही है कि नहीं? मतलब मैं मोटा मोटा हिसाब लगा रहा हूँ। 1.5 लाख लगता, और इधर आके जीरो। तो फैमिली का हर साल कितना बच रहा है? 1.5 लाख हर साल। 1.5 लाख नहीं बच रहा है, 1.5 लाख ईच ईयर। कितनी बड़ी बात है यार। इतनी तो कई लोगों की सैलरी च नहीं होती जितना टैक्स बचा लिया। मैं बात समझ में आ रही है? तो इनकम टैक्स बेवकूफ नहीं है। और अगर बेवकूफी करता भी है ना, तो समय के साथ साथ ऐसे प्रोविजन ला ला के, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का दिमाग बढ़ता है, टैक्स की गलियां ढूंढने लगते हैं बचाने की, वैसे वैसे ही अपना प्रोविजन एक्सपीरियंस के आधार पर बढ़ाते जाता है। इसीलिए तो सेक्शन 25 का 26 क्यों नहीं आया? 25A कहाँ से आ गया? शुरू में तो नहीं आया होगा, बाद में आया, एक्सपीरियंस के आधार पर आया। तो वैसे ही 27 जो है, उसने बोल दिया भैया अगर स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन आपने बिल्डिंग ट्रांसफर की, तो भले आप लीगल ओनर है, आपकी वाइफ है, जो चाहे उसको आप घर दे दो, जो देना है दे दो, लेकिन इस हेड के पर्पज से मिस्टर ए हम तुमको ही ओनर मानेंगे, और इस बिल्डिंग का कैलकुलेशन करके हम आपके हैंड में ही जोड़ेंगे। तो फिर वो बोलेगा यार तो घर भी गया और टैक्स भी नहीं बचा, तो फिर क्या फायदा? समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके का एक प्रोविजन मैंने बताया, वैसा यहाँ बच्चों के लिए प्रोविजन है। और अगर बिल्डिंग वाले में, आप देखिए हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए 27 तो, लेकिन वो तो कोई और एसेट भी दे सकता है, उसके लिए क्लबिंग प्रोविजन भी बना है, अगर आपको ध्यान होगा तो बाद में बात कर लेंगे। मतलब इस तरीके से टैक्स को केवल बचाने के लिए अगर आप ऐसा ट्रांसफर करते हो, तो उसके लिए अलग अलग जगह प्रोविजन। तो आदमी सोचता है ठीक है यार फ्रेंड को ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। टैक्स बचाने के लिए पूरी प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी इसलिए ट्रांसफर कर दिया कि 1.5 लाख टैक्स बचेगा। भाई प्रॉपर्टी च नहीं बचेगी। तो इसलिए क्लोज रिलेटिव को डाला इन्होंने, और उसके बाद भी अगर दानवीर हो आप, तो फिर तो इनकम टैक्स फिर आपसे क्या बात करेगा? अगर आप पूरी एसेट ही बांट दोगे तो वैसे ही कुछ नहीं बचेगा, कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। 27 का नेचर समझ में आ रहा है? बस एंड ऑफ दिस सेक्शन इज डिस्कशन। दिस इज एंड ऑफ योर सेक्शन डिस्कशन। थोड़ा थोड़ा इसमें अंदर आगे बढ़ेंगे, मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ आपको। 22 इज द चार्जिंग सेक्शन। एक बार पूरा हेडिंग बोलता हूँ, फिर अंदर थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। 22 इज अ चार्जिंग सेक्शन, जो क्या बताएगा इस हेड में कौन सी इनकम आएगी, थोड़ी चर्चा हो गई हमारी। 23 एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू निकाल कर ही हम टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, मतलब इसका सिस्टम है, फॉर्मेट है। 24 डिडक्शन है, 2 डिडक्शन मैंने बताई दी आपको। इंटरेस्ट नॉट अलाउड, टीडीएस के चक्कर है यहाँ पर। रिकवरी होगी तो चार्ज करना है। 26 कोनरशिप में अगर डेफिनेट परसेंटेज है तो फिर इंडिविजुअल असेसमेंट होगा। और 27 देयर आर सर्टेन केसेस इन विच
अ पर्सन विल बी डीम टू बी ओनर इवन ही इज नॉट लीगल ओनर। ये इसके कुछ केस बताएगा, एक केस मैंने केवल डिस्कशन के लिए आपको लिया। अब देखिए पहला सेक्शन क्या है, एनी डाउट इन योर माइंड, कोई डाउट आ रहा होगा? ठीक है, बस फॉर्मेट बताना है मेरे को। चार्जिंग सेक्शन में बहुत शॉर्ट में लिखूंगा ना, अभी एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूंगा। इसमें लिखा है, क्या बताया था, ओनर ऑफ बिल्डिंग, ओनर ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग डीम्ड ओनर। ब्रैकेट क्लोज। अब डीम्ड ओनर तो 27 में लिखा ही है ना, ये अंडर सेक्शन 27 लिख सकते हैं। ओनर ऑफ बिल्डिंग विल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड ऑन द बेसिस ऑफ किस आधार पर चार्ज होगा भाई, ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू क्या है, वो नीचे 23 में लिखा है। हालांकि इसमें मैं तो बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूं, एकदम सिंपल वर्ड में। हालांकि इसके अंदर लिखा है कि अगर वो बिल्डिंग आपके खुद के बिजनेस के लिए यूज हो रही है या प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है तो फिर इस हेड में नहीं आएगी। फिर से सुनिए, इफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर योर ओनर्स ओन बिजनेस और प्रोफेशन देन दैट बिल्डिंग विल नॉट बी कवर्ड हियर। और लॉजिक भी है, क्यों लॉजिक है, एनीवन कोई खड़े होके बताएगा? और कोई ट्राई करो। हाँ सर, हाँ इनकम हो ही नहीं रही है, मेरे को ठीक लगा आंसर। क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग को मैं बिजनेस में यूज हो रहा हूं तो उस बिल्डिंग से अलग से कोई इनकम थोड़ी ना हो रही है, ये भी ठीक है। और एक तो प्रोविजन लिखा है, लेकिन लॉजिक मेरे को ठीक लगता है। बल्कि उस बिल्डिंग से तो मेरे को एक्सपेंडिचर अलाउ होने वाला है, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग का अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम। कुछ समझ में आ रही बात? बैठी सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें लिखा है, मैं नहीं लिखवा रहा हूं अभी आपको, इफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर योर ओन बिजनेस प्रोफेशन देन दिस बिल्डिंग विल बी नॉट कवर्ड हियर। लॉजिक समझ में आ रहा है? वहां इतना ही लिखा मिलेगा कि भैया वो बिल्डिंग तो बिजनेस में चले गए तो बिजनेस का ट्रीटमेंट जैसा अकाउंटिंग में होता है वैसा होगा। उस बिल्डिंग से कोई डायरेक्ट रेंट तो आ नहीं रहा है उस बिल्डिंग पे, बल्कि एक्सपेंडिचर होगा जो P&L के डेबिट में पड़ा होगा। सही है ना? और वो एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स में अलाउ करेंगे, जैसे P&L में डेबिट करते हैं हम अलाउ कर देंगे। हाँ, लेकिन अगर बिल्डिंग को रेंट पे देने का ही बिजनेस है आपका, थोड़ा फर्क आ गया। बिजनेस में बिल्डिंग को यूज करना है ना, एकदम लाइटर मोड में सोचना, ज्यादा मत सोचना। बिल्डिंग को बिजनेस में यूज करना अलग है, और बिल्डिंग को रेंट पे देने का ही बिजनेस करना है। तो आपको क्या लगता है वहां रेंट इनकम होगी कि नहीं होगी? होगी। वो कौन से हेड में चार्ज होगी? वो पीजीबीपी में चार्ज होगी, क्योंकि वहां व्यापार ही रेंट का है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये सब डिटेलिंग हम कर लेंगे, लेकिन हमको ये बात समझ में आ गई कि यहां पर ओनर ऑफ बिल्डिंग। अच्छा एक बात बताइए, एक ऐसा बंदा भी किराए पे दे सकता है बिल्डिंग को जो खुद ओनर नहीं है? सब लेटिंग बोलते हैं, सुना है कभी? मैंने एक बिल्डिंग किराए पर ली और उसमें लिखा है रेंट एग्रीमेंट है कि मैं फर्दर भी किसी को रेंट पर दे सकता हूं, तो मैं किसी और को रेंट पे दे दिया। मेरी रेंट इनकम हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही? और मेरी इनकम कैसे निकालोगे? निकाल सकते हैं। मान लो मैंने किसी से 5,000 रेंट पे लिया, आगे 7,000 रेंट पर दे दिया, तो 2,000 रुपये मेरी इनकम हो रही है। देर इज इनकम, बट दैट इनकम विल नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड बिकॉज आई एम नॉट ओनर। क्योंकि यहां पर क्या होना जरूरी है? ओनर। इनकम है, अपन दूसरे हेड की बात कर सकते हैं, बट वो इस हेड में नहीं आएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ओनर। आप खुद किराएदार हैं, किराए की इनकम हो रही है, रेंट की इनकम हो रही है, बट यू विल बी नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड, यू विल बी चार्जेबल आइदर इन पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। अगर आपका यही काम है, जनरल काम है, बिजनेस ही यही है,
तो पीजीबीपी में चला जाएगा। और अगर ऐसा ऑकेशनल एक आध केस में हो गया, इट्स नॉट योर पार्ट ऑफ योर जनरल बिजनेस, तो अदर सोर्स है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका आजकल अदर सोर्स होता है। सही है कि नहीं? ये डिस्कशन समझ में आ रहा है? ये डिस्कशन को आप भूल सकते हैं फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल इंट्रो कर रहे हैं अपन इस चैप्टर को ना। एक देखिए, मैं सीधा फॉर्मेट बता सकता था आपको, बट ना इससे एक अलग प्रोफेशनलिज्म आएगा, आपको पढ़ाई करने में तरीके में फर्क आएगा। 22 इज अ चार्जिंग सेक्शन। नाउ एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है? एनुअल वैल्यू निकालने का सीधा सीधा फॉर्मेट है ना। देखिए, मैं फॉर्मेट लिखता हूं। देखिए, पहले तो हम पक्का हेडिंग डालेंगे ना। क्या हेडिंग रहेगी बताइए? कंप्यूटेशन। 3 इंफॉर्मेशन आती, मैंने बताया था। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। मैं पूरा ही लिख देता हूं हेडिंग, हालांकि एनुअल वैल्यू निकालने वाले तो एनुअल वैल्यू निकालेंगे। एनुअल वैल्यू के बाद डिडक्शन देने के बाद टैक्सेबल इनकम आता है ना। तो मैं पूरा ही लिख रहा हूं ताकि फॉर्मेट पूरा ही दिख जाएगा। एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर ए। एक नाम दे लेते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 22 23। 3 इंफॉर्मेशन दिखी आपको इसमें? ठीक है। अब देखिए, इस हेडिंग डालने के बाद फिर हमको क्या करना है? इस हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है कॉलम कैसा रहेगा इसका। 2 कॉलम बना सकते हैं या सिंगल कॉलम में भी एक अंदर वर्किंग करके बाहर निकाल सकते हैं। तो द फॉर्मेट शुड बी लाइक दिस। जनरली सब फॉर्मेट एक ही जैसा रहता है। उस बिल्डिंग का निकाला जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। क्या निकाला जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। शॉर्ट में मैं एक वर्ड दे देता हूं अभी इसको, ER, तो आगे रेफरेंस के लिए ठीक रहेगा। अब इस वर्ड को पढ़कर आपको क्या महसूस हो रहा है? कितना रेंट आ रहा है? आएगा। एक्चुअली इसको पढ़कर मेरे को ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर एक्चुअली कितना रेंट आ रहा है उसकी बात नहीं चल रही है, कितना उसका किराया आ सकता है, मतलब मैं मार्केट वैल्यू की बात चल रही है। यार ये अपन बोलते हैं ना, यार इस बिल्डिंग का तो 15,000 तो किराया पक्का आ जाएगा। यू आर टॉकिंग अबाउट मार्केट वैल्यू। एक्चुअल क्या रहा, बात की बात हो सकता है फ्रेंड को कम में दे दिया हो आपने। एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है पहले, और इसको कंपेयर करना है। थोड़ा एक दो लाइन जगह छोड़ना। एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, कैसे निकालना मैं बाद में बताऊंगा। और इसको कंपेयर करना है आपको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल। रेफरेंस के लिए मैं ब्रैकेट में ARR लिख देता हूं, या AR और ऑब्लिक R जैसा लिखना है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल। आई थिंक इतना अकाउंट पढ़ते आप रिसीवेबल वर्ड पढ़कर समझ गए होंगे इसको क्या मतलब हुआ है, बताइए। मान लो मैंने पिछले साल रेंट, मतलब प्रीवियस ईयर में रेंट पर दिया, और टेनेंट ने मेरे को 10 महीने का किराया दिया और 2 महीने का किराया भी दिया नहीं है, बाद में देगा। तो यहां पर सेकंड में कितने महीने का किराया आएगा? 12 महीने का आएगा, क्योंकि 10 महीने का रिसीव हो गया और 2 महीने का रिसीवेबल। इज इट क्लियर? तो एक प्रकार से अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको एक्रूअल सिस्टम बोल लूं मैं, है ना, समझने के लिए।
बट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, इससे क्या करोगे आप? कंपेयर। और कंपेयर करने के बाद ये जो फिगर है ना, इन दोनों में विच एवर इज हाइयर, ये निकालोगे। और ये जो विच एवर हाइयर फिगर आया है, इसको हम टेक्निकली बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। शॉर्ट में लिख देता हूं GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इतना पढ़कर एक फीलिंग्स आपको अपने आप आनी चाहिए कि बड़ा ही अजीब टाइप का हेड है। अगर आपकी एक्सपेक्टेड रेंट उस मार्केट में एक बिल्डिंग अगर 20,000 किराए पर जा सकती है, एक्सपेक्टेड निकला, और आपका एक्चुअली आपने मान लो कि 12,000 रुपए रेंट पर दिया है, जिस भी रीजन से नहीं उठ रहा था तो आपने सस्ते में दे दिया, तो इनकम टैक्स आपकी इनकम बुक करने वाला है 20,000 के हिसाब से। ये मतलब थोड़ा सा मैं इसको अगर एक वर्ड दूं तो मैं बोलूंगा ये नोशनल टैक्सेबिलिटी टाइप का हेड है। नोशनल इनकम पे टैक्स लगा रहा है, या नोशनल इनकम पे टैक्स लगा सकता है। क्या नोशनल इनकम समझ में आ रही है? नोशनल इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जो कि हुई नहीं है, हो सकती है। तुम्हारी इतनी इनकम हो जाएगी, हो जाती तो तुम इतना इनकम कमाते तो इतना टैक्स दे दो। अरे भाई हुई तो नहीं ना। फिर से सुनिए एग्जांपल। ये अकेला ऐसा हेड है जो बड़ा अजीब है। अगर आप इसको सोचेंगे, क्या सोच क्यों नहीं पाते हम इसको किसी दूसरे का क्वेश्चन मानते हैं? अगर ये आपके साथ बीतेगा ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा और आप 10,000 किसी से किराया ले रहे हो, और इनकम टैक्स की वर्किंग जब होगी और उसमें देखेंगे यार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फेयर रेंटल वैल्यू अगर देखे, यार सर ये तो 25,000 किराए की चीज है, आपने 10 में दी होगी, ठीक है 25,000 के हिसाब से वर्किंग कर लो, तो कितना हो गया? 25,000 इंटू 12, आपकी इनकम हो गई 3 लाख। अरे भैया 3 लाख, एक 20 तो मेरे को किराया मिला है, 3 लाख मेरी इनकम जोड़ रहे हो। ये अपना केस मानोगे ना तो दोबारा ना मेरे को बताना पड़ेगा ना आपको सोचना पड़ेगा। और इसमें क्या तकलीफ है आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। एक्सपेक्टेड रेंट के आधार पर टैक्स लगा रहा है अगर हाइयर हुआ तो, ठीक है ना। अब जितनी भी बात समझ में आई होगी नहीं आई होगी तो ये या ये विच एवर हाइयर तो कर ही लोगे ना। विच एवर इज हाइयर, ये क्या कहलाएगा? हाँ हाँ, तो जीरो हो जाएगा और फिर वहां टैक्स लग जाएगा। हाँ तो भी आ जाएगा, पर थोड़ा सा वेट करो उसके लिए ना। मतलब आप अगर किराए से नहीं दे रहे तो भी फंस जाओगे। आपके 3-4 घर है, आप एक में रहते हो, 3-4 खाली पड़े, उसमें भी टैक्स लग जाता है। अभी तो शुरू हुआ है हेड, है ना। और एकदम ही इजी नहीं है भाई। मैं तो बोला इजी है तो मतलब एकदम वैसा नहीं है, थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गई? अब मैं आपको ना आगे बढ़ने से पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का थोड़ा तरीका बता देता हूं। एक्सपेक्टेड इसलिए जगह छोड़ा था मैंने। एक्सपेक्टेड रेंट निकाला जाता है म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपैलिटी समझते ना, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, इसको ब्रैकेट में मैं MV लिख देता हूं, और फेयर रेंट ब्रैकेट में FR लिख देता हूं, विच एवर इज हाइयर बट restricted to स्टैंडर्ड रेंट। ब्रैकेट में मैं इसको SR लिख देता हूं। तीन वर्ड मिल गए मेरे को नए नए, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, तीन वर्ड मिल गए। इसकी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, आज आराम से क्लियर हो जाएगा। आप कोशिश करोगे ना, नहीं आए तो भी आएगा, उसकी चिंता नहीं करना। हाँ जी, एक एक करके थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, हालांकि इसकी कोई थ्योरी आती नहीं है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको आइडिया है बिल्डिंग का टैक्स लेता है ना। तो आपसे जब वो टैक्स लेता है ना, तो आपकी बिल्डिंग की, घर की, वो एक एनुअल रेंटल वैल्यू अपने हिसाब से निकालता है, और उस एनुअल रेंटल वैल्यू के आधार पर ये टैक्स कैलकुलेट करता है।
तो इनकम टैक्स का मानना है कि यार जब मेरे को कोई एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है तो म्युनिसिपैलिटी जब मेहनत कर ही रहा है, लोकल अथॉरिटी वो ज्यादा अच्छे से समझती है उस प्रॉपर्टी का रेंट वगैरह, तो उसी वैल्यू को क्या कर दिया जाए, अडॉप्ट। तो म्युनिसिपैलिटी जो उस बिल्डिंग की घर की रेंट निकालती है उसको क्या बोला जाता है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा है, बोले फिर एक वैल्यूएशन और निकाले जी कि फेयर रेंट। हो सकता है म्युनिसिपैलिटी को आपने कुछ पैसे से देके सेट करके कम वैल्यू निकाल तो नहीं लिए, तो एक उस लोकेलिटी का फेयर रेंट भी वो जांच करता है इनकम टैक्स, और वो उनकी वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, वो हाई अमाउंट को लेगा और वो अमाउंट को बना देगा एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन एक लाइन और लिखा मैंने, रेस्ट्रिक्टेड टू। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ, उससे ऊपर नहीं जा सकता। ये जो हायर अमाउंट आई ना, विच एवर इज हायर, वो किससे ऊपर नहीं जा सकता, स्टैंडर्ड रेंट। तो यार स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, कुछ बड़े शहर में, बड़ी सिटी में ओनर्स, बिल्डिंग के ओनर, मकान मालिक ज्यादा फायदा ना उठाए क्योंकि क्राइसिस रहता है घर का, इसलिए एक एक्ट है कई सारे शहर में, रेंट कंट्रोल एक्ट। नाम से ही समझ में आ गया होगा उसमें क्या लिखा होगा कि भैया आप एक लोकेलिटी में इस लिमिट से ऊपर रेंट नहीं ले सकते, मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। तो अगर गवर्नमेंट का एक खुद का कानून है कि इससे ऊपर रेंट नहीं ले सकते, और मान लो ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट वैल्यू इतनी आ गई, तो भैया जब खुद ही एक कानून बना के इससे ऊपर नहीं ले सकते तो फिर इससे ऊपर जाना भी नहीं चाहिए ना एक्सपेक्टेड रेंट, इसलिए रोक दिया स्टैंडर्ड रेंट। और स्टैंडर्ड रेंट अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि भाई रेंट कंट्रोल एक्ट है वहां तो ठीक है, और नहीं तो फिर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट को भूल जाएंगे। समझ में आ रही बात। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से पूछता हूं आपको तो और क्लियर हो जाएगा, लिखना मत। मान लो किसी बिल्डिंग की म्युनिसिपल वैल्यूएशन 3 लाख रुपए, फेयर रेंट 4 लाख रुपए, ठीक है, और स्टैंडर्ड रेंट 5 लाख है, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा, 3 4 5, 4 लाख आएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 और 4 विच एवर इज हायर, हायर कितना आया 4, 3 और 4 4, और रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड 5, तो ये तो ठीक है उसके अंदर ही है ना, 5 तो उसके ऊपर है। अभी मैं स्टैंडर्ड रेंट, सुनाई दिया, नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा। अगर वो 5 की जगह अगर मैं 2 लाख लिख दूंगा तो फिर एक्सपेक्ट 2 लाख से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। आपने नॉर्मली निकाला 3 और 4 विच आर हायर 4, बट दैट हायर अमाउंट कैन नॉट बी गो बियॉन्ड स्टैंडर्ड रेंट। बस ये वाला हर क्वेश्चन में आपको ये करना ही करना है। इस प्रोसेस के थ्रू, इसको वर्किंग नोट में भी डाल सकते हैं, प्रोसेस के थ्रू हमको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रेंट, अनुमानित किराया, एक्सपेक्टेड रेंट, और उस एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है। हो सकता है एक्चुअल रेंट आप ज्यादा कलेक्ट कर रहे हो सकता है स्टैंडर्ड रेंट से भी ज्यादा कलेक्ट कर रहे हो, वायलेशन कर रहे हो किसी एक्ट का, ठीक है, वो का एक्ट जाने और तुम जानो, इनकम टैक्स बोलेगा भैया देख ज्यादा ले रहे हो ना, तब तो टैक्स देना पड़ेगा। फाइनली कैसे कैलकुलेशन शुरू होता है, एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को एक बार पैकेट बना के साइड में डालो, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल विच एवर इज हायर इज कॉल्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद माइनस होगा लेस म्युनिसिपल टैक्स, पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्युनिसिपल टैक्स समझ रहे हैं क्या, जो भी नगर निगम को, म्युनिसिपैलिटी को आप, जो लोकल अथॉरिटी को आप टैक्स देते हैं, वो टैक्स की यहाँ डिडक्शन मिलेगी, और इसको माइनस करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बी कॉल्ड, हाँ जी, हालांकि इसको फॉर्मेट वाइज तो मेरे को इसको बाहर निकालना चाहिए कायदे से। ये देखिए, ये जो आया है विच ये बाहर आ जाएगा, और म्युनिसिपल टैक्स को सीधा माइनस करूंगा मैं, और फिर ये मेरा जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी एनुअल वैल्यू। शॉर्ट में इसको एवी लिख देते हैं, एनुअल वैल्यू। सेक्शन 23 में यहां तक लिखा हुआ है, हाउ एनुअल वैल्यू डिटरमाइन, एनुअल वैल्यू ऐसे निकालते हैं। 22 में क्या लिखा है, ओनर ऑफ बिल्डिंग विल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू। और 23 में क्या लिखा है सेक्शन, एनुअल वैल्यू कैसे निकालना है। तो मैं थ्योरी लिखने की वजह सीधा फॉर्मेट से समझा दिया आपको, एनुअल वैल्यू ऐसे निकालना है। लेकिन फाइनली कहां तक पहुंचना है हमको, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब डिडक्शन माइनस होगा, एनुअल वैल्यू के बाद आपको क्या माइनस होगा, डिडक्शन।
तो नाउ गो फॉर द डिडक्शन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, क्या सेक्शन है 24। तो दो दो डिडक्शन है। पहला, इसका नाम पहला कितना बताया तुम्हें 30%, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना। तो पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। और एक डिडक्शन है इंटरेस्ट। अब मैं इसको डिटेल नहीं जा रहा हूँ, इंटरेस्ट काय का इंटरेस्ट वो सब हम बात कर लेंगे। उस बिल्डिंग को बनवाने के लिए, खरीदने के लिए, रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए, अगर आपने कोई लोन लिया है तो आप जो उस लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को इनर कॉलम में जोड़कर फिर फाइनली बाहर निकाल सकते हैं अपन। तो ये आ गया आपका डिडक्शन में, ये दोनों डिडक्शन को जोड़ेंगे और निकाल देंगे बाहर। और ये दोनों डिडक्शन माइनस होने के बाद जो हमारे आएगा वैल्यू, उसको हम बोलेंगे बिल्कुल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये एक जनरल फॉर्मेट मैंने बना दिया। अब इसमें कुछ छोटी मोटी चीजें, जैसे रिकवरी वाला केस आएगा उसके लिए क्या करना वो अलग से देख लेंगे। ये बेस फॉर्मेट हो गया, हर क्वेश्चन में ये करना ही करना है। तो एक बार रिवाइज कर लें, क्या निकालना है हमको, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल विच एवर इज हायर विल बी कॉल्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माइनस म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, माइनस कर लीजिए एनुअल वैल्यू, और दो डिडक्शन 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। खत्म, मेन फॉर्मेट खत्म हो गया। बाकी जो स्पेशल पॉइंट है वो अलग से देख लेंगे। ठीक है ना भाई। तो ये हम कहाँ पे अभी सेक्शन की बात कर रहे थे ना, सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू कैसे निकालते, रिफर अवर फॉर्मेट, फॉर्मेट से मोटा मोटा दिख गया हमको। ठीक है, और डिडक्शन भी दिख गया, तो इसको भी हम फॉर्मेट से देख सकते हैं। ये भी हमारा हो गया फॉर्मेट में। ठीक है, अब 25 में मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट नॉट अलाउड, तो इसको भी लिख लेते हैं, एक लाइन का प्रोविजन है यहीं पर, यहां लिखिए, इफ इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया और टू एनआर, एनआर समझते हैं ना, नॉन रेसिडेंट, बट नो टीडीएस डिडक्टेड, बस इतना लिख दीजिए। बाकी डिटेल प्रोविजन हम पढ़ेंगे जब देख लेंगे। तो कारण इसका क्या है, इंडिया के बाहर एक तो इंटरेस्ट दे रहे हो आप, एनआर को इंटरेस्ट दे रहे हो, और ऊपर से आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो फिर हम इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको कैंसिल कर देंगे। एक प्रकार से सेक्शन 25 24 को ओवरराइड कर रहा है। ये लाइन समझ में आई क्या, ओवरराइडिंग इफेक्ट समझते में। किसी एक प्रोविजन में लेकर 24 क्या बोलता है, इंटरेस्ट अलाउ करो, 25 बोलता नहीं, अगर ये हो गया ना मत करो। तो बड़े भैया 25 है ना यहाँ पर, तो 25 ओवरराइड 24, क्लियर है। या उसको उल्टा हो सकता है 24 इज सब्जेक्ट टू 25, एक ही बात है। तो 25, नाउ सेक्शन 25A रिकवरी ऑफ एरियर एंड अनरियलाइज्ड रेंट, दोनों एक ही चीज दिख रही कि अलग अलग है, एरियर का रिकवरी होना। पहले एरियर और अनरियलाइज्ड रेंट में फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। एरियर का मतलब होता है पैसा नहीं मिला है, डूबा नहीं है, मतलब आपके अकाउंटिंग लैंग्वेज में बैलेंस शीट में जो डेटर है वो एरियर है, आउटस्टैंडिंग, और बैड डेट जो है वो अनरियलाइज्ड रेंट है। अब उसकी रिकवरी के बाद में बात करते हैं, पहले वो वर्ड क्या है समझो ना। तो अरियर का मतलब पैसा मिलने वाला है, अभी नहीं मिला है, और अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब पैसा डूब चुका है, बैड डेट। अब आप थोड़ा सोचिए, अब इस लायक हो गए आप, अरियर की अमाउंट मेरे को प्रीवियस ईयर में मिली, पिछले साल का कोई ईयर था, प्रीवियस ईयर में मेरे को मिली,
तो प्रीवियस ईयर जब मेरे को मिली 21-22 में, तो टैक्सेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी अभी फॉर्मेट पढ़ के आए हो आप, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो रिसीवेबल के आधार पर तो रिलेवेंट ईयर में चार्ज हो चुकी होगी, सही है कि नहीं? तो 25A फिर भी चार्जिंग का बना रहा है कि उसको चार्ज करना है, तो नेचुरली कब चार्ज करना है? जब रिलेवेंट ईयर में चार्ज नहीं हुई हो। सैलरी हेड में जो सीखे थे वो वापस आ गया। तो अगर कोई रेंट रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीमेंट हुआ है और रिलेवेंट ईयर में चार्ज नहीं हुआ है, और वो इंक्रीमेंट का पैसा आपको इस साल मिल रहा है, तो वो भी तो एरियर कहलाएगा, जो रिलेवेंट ईयर में चार्ज नहीं हुआ है। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि सैलरी हेड में समझ चुके हैं, आना ही चाहिए। हाँ, रिलीफ मिलता था ना वहां पे। हाँ, एडवांस में। हाँ, तो भी आएगा। थोड़ा रोको ना अभी दिमाग के घोड़े को, यहाँ रोक लो आप, एरियर को समझो, है ना। अरियर ऑफ रेंट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीमेंट होगा, और वो इंक्रीज रेंट अगर अभी मिलेगा, आप समझो ना, मैं सैलरी हेड ही तो पढ़ा रहा हूं, मैं इंक्रीज सैलरी पढ़ा रहा था, वहां समझ नहीं आया तो यहां भी नहीं आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? समझ रहे हो बात को? तो उधर रिलैक्स रहना चाहिए यार। तो उधर जो अरियर है, नेचुरली तो वो रिलेवेंट ईयर में चार्ज हो चुका है, तो कायदे से तो चार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सेक्शन में जब अंदर पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अगर रिलेवेंट ईयर में चार्ज नहीं हो पाया जो भी रीजन से, तब तो भैया जिस साल रिकवरी होगी उस साल टैक्स लगाना पड़ेगा, मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्ज करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं अनरियलाइज रेंट की। अनरियलाइज रेंट भी क्या होता है मालूम है? जिस साल अनरियलाइज रेंट होता है, मतलब बेड डेट, उस साल उसकी रिडक्शन मिलती है। फॉर्मेट में मैं नहीं बताया, वो बताऊंगा, मैं ज्यादा मैं क्लमजी नहीं करना चाह रहा था। तो अनरियलाइज रेंट जिस साल बेड डेट होता है ना, अनरियलाइज रेंट उस साल एक्चुअल रेंट में उसको माइनस कर देते हैं। ये दिख रहा है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अगर इस साल मतलब एक आध महीने का किराया डूब चुका है, कोई भी किराया डूब चुका है, तो उसको यहीं पर माइनस कर देते हैं। तो एक प्रकार से रिडक्शन मिल गई ना जी। और अगले साल रिकवर हो गया तो चार्ज नहीं लगाना चाहिए। तो बस यही बोल रहा है कि अरियर का पैसा और अनलाइज रेंट का पैसा अगर करंट प्रीवियस ईयर में रिकवर हो रहा है, तो उसको आप लास्ट में चार्ज कर दो, जोड़ दो। लेकिन सीधा सीधा मत जोड़ना, 30% माइनस करने के बाद जोड़ना। तो मैं बस यहां पर ज्यादा नहीं लिखूंगा, डिस्कशन ज्यादा की हमने, यहां पर बस मैं इतना लिखूंगा, एडेड, या चार्ज भी लिख सकते हैं, या चार्ज इन द ईयर ऑफ रिसीट आफ्टर 30% डिडक्शन। बट एक चाहे तो लिख सकते हैं आप अभी इतना, इफ नॉट चार्ज इन रिलेवेंट ईयर। अभी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, जो पढ़ना है क्वेश्चन से देख लेंगे। नया क्या मिला इसको हमको? 30% की रिडक्शन माइनस करने के बाद ही चार्ज करना है। 30% इनका मोड वही होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे होंगे अलग से, क्योंकि वहां वो भी तो नहीं मिला ना उनको। बट जो भी है, वो लॉजिक लगे न लगे, आपको कंफ्यूज हो, 30% माइनस करके सेक्शन 25 एक क्लियर बोलता है कि ये रिकवरी को अगर आप चार्ज करें तो पूरा पूरा चार्ज मत कर देना, 30% माइनस करके करना। मतलब 1 लाख मिला तो 70,000 चार्ज करना, अंदर कॉलम में 30% रिडक्शन दे देना। 30% रिडक्शन अंडर सेक्शन 25A। 25A खुद बोल रहा है डिडक्शन, 24 में मत चले जाओ, है ना। नाउ द लास्ट इज, सेकंड लास्ट इज को ओनरशिप, मैंने बता दिया। तो यहां पर एक दो लाइन मैं लिखवा देता हूं। इफ रेशियो ऑफ ओनरशिप डिसाइडेड, रेशियो पता है अगर ओनरशिप किस रेशियो में को ओनर, देन नो एओपी असेसमेंट। ये लाइन समझ में आ रही है? एओपी असेसमेंट या ग्रुप सिंगल पर्सन मानकर असेसमेंट नहीं करेंगे भाई, आप तो एसोसिएशन पर्सन हो। नो एओपी असेसमेंट, बट इनकम विल बी
distributed and individual assessment will be done. इनकम को बांटा जाएगा और अलग अलग इंडिविजुअली असेसमेंट किया जाएगा। इसका भी एक क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको क्लियरिटी आ जाएगी। और डीम्ड ओनरशिप बच गया, ठीक है। तो यहां पर बस कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन दिए, in which a person who is not legal owner may be called deemed owner for the purpose of this head. एग्जाम्पल नहीं डाल रहा हूं मैं, एक कम से कम इन सेक्शंस के बारे में एक हमको आउटलाइन, एक नॉलेज मिल गया मोटा मोटा, और एक फॉर्मेट समझ में आ गया, ठीक है ना। तो 22 से लेकर 27 तक के सेक्शन है, कुछ नया सेक्शन नहीं है, कोई बड़ी भारी इसमें एग्जिबिशन भी नहीं है सैलरी हेड जैसा, कोई यहाँ वैल्यूएशन रूल नहीं है, बस एक फिक्स फॉर्मेट है। और कुछ यूनिक पॉइंट बात करेंगे। इस फॉर्मेट में कहाँ तकलीफ पाते हैं भी होता है, तकलीफ नहीं पाते हैं उसमें ध्यान नहीं देते तो तकलीफ पाते हैं। इसके कैलकुलेशन में एक थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको सीखना है, वही है इंटरेस्ट। ध्यान नहीं देते करके यहाँ कंफ्यूज होते हैं अपन। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हमको आना चाहिए। क्वेश्चन में लोन की अमाउंट दे देगी, किस दिन लोन लिया दे देगा, वापस किस दिन क्या कर देगा, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आपको प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। और एक जगह तकलीफ आती है, थोड़ा यूनिक रहता है, जहां पर मकान खाली पड़ा रहता है, वैकेंसी। कई बार मकान वैकेंट रहता है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लो प्रीवियस ईयर 21-22 में 3 महीना मकान खाली पड़ा था, हम किराए से देना चाहते थे, लिखा था वहां पे बोर्ड लगाया था, टू लेट लिखा हुआ था, लेकिन कोई आया नहीं। फिर बाद में कोई किराएदार आया, तो कितने महीने हम 3 महीने खाली पड़ा था, तो कितने महीने लेट आउट था बताओ, 9 मंथ्स लेट आउट था। अब मेरे को ये बता दो कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में कितना लोगे, 9 महीने की 12 महीने, 9 मंथ। नहीं, मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक्सपेक्टेड नहीं पूछ रहा हूं मैं, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में 9 मंथ का लोगे, 12 मंथ का लोगे, 9 मंथ का लेंगे, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 3 महीने का तो वैकेंट था, दो 3 महीने का ना किराया आपको एक्चुअली रिसीव हुआ और ना ही रिसीवेबल है, कौन देगा भाई, गवर्नमेंट आके देगी क्या, रिसीवेबल भी नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। तो एट दैट सिचुएशन योर 9 मंथ फिगर विल बी गेट कंपेयर विद द 12 मंथ फिगर एक्सपेक्टेड रेंट। बात समझिए। तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, उसका खास प्रोविजन दिया हुआ है, उसको हमको ध्यान देना है। तो एक जो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पढ़ने में मजा आएगी, समझ लो, वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, और दूसरा जो है वैकेंसी पीरियड में कैसे इसको चेक करते हैं। और एक केस मैं पहले आपसे पूछता हूं फिर आपसे बताऊंगा, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, नॉट फॉर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के लिए अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है वो तो पता है आपको। इफ द हाउस इज ऑक्युपाइड और बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय मी एज अ ओनर फॉर माय ओन बिजनेस प्रोफेशन, देन दैट बिल्डिंग विल नॉट कवर्ड हियर। आपने ऑलरेडी सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन में पढ़ लिया, सही बोला क्या, पक्का। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। एक बिल्डिंग में मैं खुद रहता हूं, मेरी फैमिली के साथ मैं खुद रहता हूं, बताइए मैं उसका ओनर हूं कि नहीं। हाँ जी, ओनर हूं। और उस बिल्डिंग को क्या मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं, नहीं। तो बताइए चार्जिंग सेक्शन में मैं कवर हूंगा कि नहीं। क्यों, ये देखो चार्जिंग सेक्शन 22, ओनर ऑफ बिल्डिंग, मैं तो पूछा ना, ओनर है, ओनर है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या वो बिजनेस में यूज हो रही है, नहीं। तो फिर इस चार्जिंग सेक्शन में कवर क्यों नहीं हो रहे। एनीवन, इनकम नहीं हो रही है, तो चार्जिंग सेक्शन में लिखा है कि इनकम होनी चाहिए। एनीवन, ऑनलाइन में कोई बताना चाहेगा।
जिस हाउस में मैं खुद रह रहा हूँ वो चार्जिंग सेक्शन में कवर है कि नहीं, हेड में कवर है कि नहीं, ये मेरा सिंगल क्वेश्चन है। इतना पूरा पढ़ा दिया ना मैंने, कुछ नहीं बचा। अनिल जी। हाँ हाँ, तो हाउस चार्जिंग सेक्शन में लिखा है यूज करने वाली प्रॉपर्टी नहीं लेना है। हाँ, लॉजिक पे बात करो ना। हाँ, एक्सपेक्टेड रेंट आने का नहीं है, ओके। मतलब कैलकुलेशन नहीं हो सकता, दिस में भी द रीजन, बट चार्जिंग सेक्शन में कवर है, मानते हैं। मैं बताऊं कैलकुलेशन कैसे होगा। एक्सपेक्टेड रेंट में क्या लिखा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है ना। बताओ म्युनिसिपल वैल्यूएशन निकलेगा कि नहीं जिस घर में आप रहते हो। फेयर रेंट है कि नहीं वहां का, आसपास की लोकेलिटी से निकाल सकता हूं ना, तो एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। एक्चुअल रेंट जीरो, विच एवर इज हायर ले लो। जीरो, जीरो और दैट फिगर विच एवर इज हायर नहीं निकाल सकते क्या। आप ये मत बोलना कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। इस हेड के फॉर्मेट के हिसाब से कैलकुलेशन इज पॉसिबल। और चार्जिंग सेक्शन कहीं नहीं बोल रहा है कि जिस घर में बंदा रह रहा है वो इसमें कवर नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ी अजीब बात कर रहा हूं मैं। आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा यार जिस घर में हम रहते हैं वो चार्ज होने वाला है क्या। द करेक्ट आंसर इज यस। द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग, इफ वो खुद ऑक्युपाइड कर रहा था, इस हेड में कवर है, बिल्कुल चार्जेबल है। ये अलग बात है कि दया करके इन्होंने उसके एनुअल वैल्यू सीधा नील लेने का अधिकार दे दिया हमको। क्या, क्या नील लेने का अधिकार दिया। एक्सपेक्टेड रेंट नहीं, सीधा एनुअल वैल्यू। तो सुनाई दिया क्या। इन्होंने, जिस घर में मैं रहता हूं, अब मैं इसको सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस बोलता हूं, चलेगा ना, बार बार यूज होगा ये वर्ड आगे। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस को इस हेड में चार्ज करके मेरे को बेनिफिट दिया है। समझे नहीं हो आप। बेनिफिट दिया है क्योंकि एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू नील, इसके बाद डिडक्शन बची ना भैया। चलो पहली डिडक्शन कोई काम की नहीं, क्यों, क्योंकि नील का 30% नील आएगा, लेकिन इंटरेस्ट तो है ना। सोचिए जरा, बड़ी टैक्स प्लानिंग है, छोटी टैक्स प्लानिंग नहीं है। और आपको इस हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्ज करके बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है इन्होंने। इंटरेस्ट, आप लोन लेकर घर बनाए हो कि नहीं बनाए हो बताओ, खुद के रहने का, तो उसका इंटरेस्ट जाएगा कि नहीं जाएगा। बाकायदा यहाँ इंटरेस्ट माइनस होगा, और नील माइनस इंटरेस्ट, यू विल जनरेट अ निगेटिव हाउस प्रॉपर्टी इनकम। और आप जानते हैं कि निगेटिव हाउस प्रॉपर्टी इनकम और वी कैन से लॉस अंडर दिस हेड क्या क्या कर सकती है। थोड़ा तो आइडिया है ना। तो आई कैन जनरेट द लॉस फ्रॉम हाउस इन विच आई इन विच आई एम ऑक्युपाइड फॉर माई ओन रेसिडेंस। मैं लॉस जनरेट करूंगा, और क्या करूंगा उस लॉस को। अगर मेरे पास, सीधा कैरी फॉरवर्ड, मेरे पास और कोई घर है जहां रेंट का किराया रहा है, एचपी हेड, पहले उससे एडजस्ट करूंगा, पहले सेम हेड में एडजस्ट करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो दूसरे हेड में एडजस्ट करूंगा, और वहां भी नहीं हो पा रहा है तो कैरी फॉरवर्ड करूंगा। इनकम टैक्स ही तो ऐसा है जिसमें लॉस अच्छे हैं, बाकी कहीं लॉस अच्छा नहीं होता। जब हमारे पास क्लाइंट आगे बोलेगा ना कि बिजनेस में सर लॉस हो गया, तो हम बोलेंगे ठीक है लॉस हो गया, उसका तो रोना रो ही लिए हो गया आप, अब इसका बेनिफिट सुनो। समझ रहे हैं बात को, वो तो रोना रो के ही आया ना, उसको क्या याद दिलाना। अब इसका जैसे अब कोई बच्चा फेल होकर हमारे पास आता है तो हम बोलते देखो फेल होने का तो रोना रो के आया है, अब बेनिफिट सुन, यू आर नाउ एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट। भाई देखो हर जगह बेनिफिट तो रहता है ना। बोलते हैं ना फेलियर इज अ पिलर ऑफ सक्सेस, तो कई लोग पिलर ज्यादा बना लेते हैं, सक्सेस तो मिलेगी ना। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जो लोग खुद के पैसे से घर बनवा लेते हैं वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं समझो। आपको मैं कल टैक्स प्लानिंग बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू आस्क फ्रॉम इन द इंटर लेवल। आपने 1 करोड़ रुपए का घर, घर पैसा था अलमारी में निकाला और बना लिया, और 1 करोड़ का कोई घर बना रहा है तो पक्का बिजनेस फैमिली होगा, बिजनेस होगा जिसमें आरओआई होती होगी, फंड का कितना मैं कमा सकता हूँ उसको अच्छे से पता है। और एक गिरे से गिरे बिजनेस में भी जो है ना 18 से 20% की आरओआई होती है। एकदम घटिया बिजनेस जिसको बोलते हैं ना, अरे बिजनेस नहीं करना है मेरे को, उसमें भी 18% की आरओआई होती है, 18%। मतलब 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा तो साल का मैं बहुत ही कंफर्टेबली 18 लाख रुपए कमा लूंगा। अब आप सोच के देखिए 1 करोड़ रुपए मैंने लगा दिया, उसके बजाय मैं बैंक से लोन लेता जो कि मेरे को आराम से होम लोन जो है मेरे को 7% के अंदर अंदर मिल जाता,
विद इन 7%, अपन 7 समझ लेते हैं, और 1 करोड़ रुपए का मैं बिजनेस में लगा देता, तो सबसे पहला बेनिफिट इनकम टैक्स को तो बाजू में रख दो। सबसे पहले उस 1 करोड़ से आप कितना अर्न कर रहे हो? 18%। और बैंक को कितना दे रहे हो? 7%। तो पहले 11% का था, एक्स्ट्रा 11 लाख का रिटर्न तो वही हो गया, उसको पहले अलग कर लो। कुछ समझ में आ रही बात? और अब सोचो, सुनो इनकम टैक्स की बात। अब वो अगर आप खुद का घर खुद के पैसे से बना लेते तो इंटरेस्ट आता ही नहीं, और इंटरेस्ट आता नहीं तो यहाँ कोई निगेटिव इनकम जनरेट होती नहीं। और अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो कितना आएगा? 7% के हिसाब से 7 लाख रुपए। यू विल जनरेट द नेगेटिव इनकम ऑफ 7 लाख। अब 7 लाख की कैसे नेगेटिव होगी उसकी मैं अंदर नहीं जा रहा हूं, है ना। अब इस 7 लाख रुपए अगर आपकी किसी बिजनेस इनकम में एडजस्ट हो रहा है और आप इतने बड़े बंदे हो तो 30% में तो चल ही रहे होगे। तो 7 लाख रुपए आपकी 30% वाली इनकम रिड्यूस हो गई, 2,10,000 रुपए टैक्स बच गया। और बड़ी बात, हर साल 2,10, ऐसा मत समझो 2,10 हर साल, ठीक है थोड़ा रिड्यूस होगा, पेमेंट होगा तो वो 2,10,000 वो बचेगा। और जो आपको नहीं पता बताता हूं, जब आप हाउसिंग लोन का रिपेमेंट करते हैं ना, तो उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट तो यहां मिल गया, उसका जो प्रिंसिपल पेमेंट है ना, वो जीटीआई के बाद एटीसी में रिडक्शन मिलती है उसकी। कहां मिलती है? जीटीआई के बाद एटीसी में रिडक्शन। मतलब हर साल 11 लाख रुपए तो डिफरेंस का इंटरेस्ट से बचा रहे हो, 2 लाख के आसपास आप यहाँ पर टैक्स बेनिफिट कर रहे हो, और उधर डिडक्शन माइनस करके वहां अलग टैक्स बेनिफिट कर रहे हो। तो अगर आप अपना पैसे से नहीं, हम तो अपने ही पैसे से बनाएंगे, तो आप समझो ना क्या किया आपने। और ये एक सीए के लिए एक बहुत छोटी सी टैक्स प्लानिंग है, छोटी सी टैक्स प्लानिंग ना, बहुत छोटी सी टैक्स प्लानिंग है, जो अपने क्लाइंट को आप प्लानिंग करके पेपर में गिफ्ट कर सकते हो। क्या यार, 25-50 हजार फीस ही तो लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं? समझ रहे? अगर आप वाकई में आप सही ढंग से पढ़ रहे हो ना, एग्जाम क्लियर करने का वो बाई प्रोडक्ट है, सही ढंग से पढ़ रहे हो ना, दिल से इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो ना, तो आप जो फीस चार्ज करते हो कुछ है ही नहीं। आप अपनी फीस अपने सलाह से ही निकाल लेते हो। किसी से इंटरनल ऑडिट करोगे, उसकी 4 गलतियां निकाल कर उसको उतना उसका उससे ज्यादा का तो बेनिफिट दे दोगे आप। बात समझ में आ रहा है? ये दिस इज द स्मॉल टेक्स्ट प्लानिंग, जो थोड़ा सा फाइनल लेवल पे आप टच करेंगे, और आर्टिकलशिप के साथ आपका लेवल बदलते जाएगा। अगर आप वाकई में इंटर में ठीक से टैक्स पढ़े हो, या बाकी सब्जेक्ट ऑडिट पढ़े हो, अकाउंट्स पढ़े हो, तो आर्टिकलशिप में जब आपको सिचुएशन आएगी ना, तो आपको रिबाउंड होगी, अच्छा अच्छा अपन पढ़ते थे ना वो ये। और ठीक से नहीं पढ़े हो ना, तो आपके सामने से निकल जाएगी, आपको सुनाई और दिखाई भी नहीं देगा। आपके सामने सिचुएशन डिस्कस होता रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ग्रास्प करने के लिए ना ये फाउंडेशन, मतलब इंटर इज अ फाउंडेशन ना, वो तो ऐसी फॉर्मेलिटी थी। ये फाउंडेशन एग्जाम है एक्चुअली में, ये बेस है आपका, इसको क्लियर करो। कैसे करना है? कुछ नहीं करना है यार, जो यहाँ से बोला जा रहा है ना वो करना है बस। बाकी तो हम ध्यान रखें ना, बाकी हम ध्यान रखें। आपको जो यहाँ से सिखाया जा रहा है उसको करना है। आपको बोला है रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। आधे घंटे होमवर्क करना है, करना है। ध्यान से सुनना है, करना है। केवल क्या करना है? लिमिटेड समय के लिए थोड़ा सा फॉलोअर बन जाओ। हेड समझ में आया? मतलब हेड हेड में गया आपके। बाकी देखिए, इसका फॉर्मेट आप कोशिश करना भूलने की, क्योंकि हर क्वेश्चन में यूज होगा, मेरे को उसकी चिंता हो ही नहीं रही है ना। इस हेड में मेरे को कोई चिंता, यहाँ याद करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो हमने काफी अच्छी चीजें यहाँ पर देख ली। अब एक काम करते हैं अपन, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा बोर हो गए होंगे तो ठीक होगा। ये देखिए इलिस्ट्रेशन 1, कम से कम यार एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह तो प्रैक्टिस हो जाए छोटी सी। इलिस्ट्रेशन 1, जयश्री ओन 5 हाउसेज इन इंडिया। एक घर नसीब नहीं लोगों को, यहाँ पर देखो 5 घर है इसके पास। ऑल ऑफ विच आर लेट आउट, सभी किराए पर दे रखा है। कंप्यूट द जीएवी ऑफ ईच हाउस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब ये क्वेश्चन हम बना लेंगे, लेकिन मेरे को एक शक हुआ, 5-5 घर है और पांचों किराए में दिया, तो कहीं इसका बिजनेस तो नहीं है? और अगर इसका बिजनेस है तो फिर ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में, देखिए ये इन्होंने क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी दिया, हम हाउस प्रॉपर्टी से ही बनाएंगे। बट आपको मैं एक अदरवाइज बता रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया ना, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, ये बोला है हाउस प्रॉपर्टी निकालने, जीएवी निकालने बोला है, मैं क्या लिखूंगा? पहली लाइन मालूम है? आई एम एज्यूमिंग दैट द लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट द फार्मिंग पार्ट ऑफ हिज बिजनेस। तब तो मैं जीएवी निकालूंगा, नहीं तो मैं बिजनेस में ले जाऊंगा, पीएनएल अकाउंट में डाल दूंगा इसका रेंट को। समझ रहे हैं बात को? तो एक अदरवाइज बात हो गई, बट फिर भी ये निकालने बोला, इसका सम्मान करते हैं। जीएवी निकालने बोला, याद करो, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव रिसीवेबल, ईआर एआरआर विच एवर इज हायर। यही है ना? पहला वाला देखो तो भी हाउस 1 का म्युनिसिपल वैल्यूएशन,
और फेयर रेंट, इन दोनों में जो हायर 90,000 आया, स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल लिखा, तो देखो ही मत, होता तो रेस्ट्रिक्ट करते, तो 90 क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट वर्सेस 72, तो 90 आंसर के ऊपर कैलकुलेटर रख दो भैया, है ना, हाँ देखना ही नहीं, तो हम विच इज हायर, तो GAV कितना आएगा, 90,000 आएगा, क्लियर है क्या। दूसरा 55 60 विच इज हायर 60, और कंपनी 75 विच इज लोअर, ऐसा बोलूंगा कंफ्यूज तो नहीं होंगे, रेस्ट्रिक्टेड टू 75, तो रेस्ट्रिक्टेड ही है भाई, वो गया भी नहीं, तो 60 फाइनल हो गया, 72 विच एवर इज 72, कहीं नहीं समझ में तो रोक लेना, है ना, 65 65 65 हो गया, रेस्ट्रिक्टेड 58 फाइनल, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट है 58,000, कितना एक्सपेक्टेड रेंट 58, और एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल 60, ये समझ में आया 60। अब यहां समझो, स्टैंडर्ड रेंट 58 दिया है, मतलब गवर्नमेंट का एक कानून है रेंट कंट्रोल एक्ट, वो बोलता है कि 58 से ज्यादा किराया नहीं ले सकते, फिर भी उसने 60,000 लिया ना, तो रेंट कंट्रोल एक्ट का वायलेशन क्या है, वो रेंट कंट्रोल एक्ट जाने, पुलिस वाले जाने, वो जाने, बट इनकम टैक्स बोलता है लिया ना, इनकम है ना, तो हम तो चार्ज करेंगे, ये वायलेशन हुआ है ना इनकम टैक्स का, नहीं किसका वायलेशन हुआ है, रेंट कंट्रोल एक्ट का वायलेशन हुआ है, ये दिख रहा है आपको, बट हमको उससे कंसर्न नहीं है, ये आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो करके बात कर रहा हूं। उसके बाद कोई डाउट यहां तक, नेक्स्ट है 24 25 हायर 25, ये तो नॉट एप्लीकेबल, 25 वर्सेस 30 कितना ले लूं 30,000, 80 75 80, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 78, तो एक्सपेक्टेड 78 और 72 विच एवर इज 78, रेंट कंट्रोल एक्ट का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ, कहां हुआ, रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता 78,000 से ज्यादा मत लेना, हमने तो 72 लिया, है ना, और ये वाली बातचीत से कंफ्यूजन हो रहा है तो भूल जाओ भाई, सीधा सीधा जीएवी देखो, आंसर आ रहा है कि बताओ, आ रहा है, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ही काफी है, इससे आपको वो जो पहला कैलकुलेशन समझ में आ गया, क्या आ गया, GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर क्या माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो माइनस करने के बाद फिर एनुअल वैल्यू, फिर दो डिडक्शन, फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड हो गया, यहां तक तो क्वेश्चन भी एक सेट हो गया माइंड में, है ना। ठीक है, इससे आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्या पढ़ना चाहिए आपको, थोड़ा पढ़ने के लिए होमवर्क दूं, मैं वही पढ़ने के लिए दे रहा हूं जो अच्छे से डिस्कस कर लिया हमने। ये देखिए, चार्जेबिलिटी सेक्शन 22, इसको पढ़ के आना, हालांकि कल डिस्कस भी करेंगे थोड़ा डिटेल में, लेकिन आपको ओवरऑल पता लग गया चार्जेबिलिटी क्या होती है, तो सेक्शन 22 ये पढ़ना है आपको, पैरा 2.1, owner of building will be chargeable under this head on the basis of annual value, but the building which is used for their own business profession will not be chargeable। फिर कुछ एक्सेप्शन लिखा है कि अगर आप बिल्डिंग को लेट आउट करने का ही बिजनेस कर रहे हो तो भैया फिर यहाँ चार्ज नहीं होगी, फिर उसको नहीं ले जाओ बिजनेस में, तो ये बातें हम पूरी कर चुके हैं, बस यहाँ सिस्टमेटिक लिखी हुई है, और इसको बहुत ही कूल माइंड से पढ़ना, इसकी थ्योरी बिल्कुल नहीं आएगी, कोई चिंता नहीं करना, लेकिन लॉजिकल क्लियर रहना चाहिए हम। कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी, इसको भी आप लोग पढ़ेंगे, ये कुछ भी नया नहीं है, ये जो ऊपर चार्जिंग सेक्शन है ना, उसी को फिर और डिस्कस किया है आपसे कि भी कब चार्जेबिलिटी होगी इस हेड में, तो बिल्डिंग होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, डीम्ड ओनर भी चलेगा, एनुअल वैल्यू निकालना है उसको, उसकी सब लॉजिक्स लिखा है इसमें, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद अगला पॉइंट देखो, कंडीशन पढ़ रहे हैं, पहली कंडीशन क्या लिखी है देखो तो जरा, प्रॉपर्टी शुड बी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक वर्ड लिखा लैंड अपरटेनेंट देयर टू, ये क्यों लिखा है भैया, बिल्डिंग एकदम रोड पे थोड़ी रहती है, कई बार कंपाउंड वॉल रहता है, कंपाउंड वॉल के बीच में बिल्डिंग है, तो चारों तरफ खाली जगह भी तो रहती है, तो अब ये बात हो जाएगी यार, खाली जगह का किराया भी मिल रहा है, अगर मैंने किसी को बिल्डिंग रेंट पर दिया विद कंपाउंड एरिया, तो देखा जाए तो रेंट मेरे को बिल्डिंग का भी मिल रहा है और खाली जमीन का भी मिल रहा है, तो बोल रहा है भैया वो भी बिल्डिंग का पार्ट है, कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है, समझ रहे बात को। अच्छा, केवल लैंड को मैं रेंट पर दे सकता हूँ, खाली जमीन में उसको रेंट पर, ऐसा होता है कि कभी, बिल्कुल होता है, तो वो इस हेड में आएगा कि नहीं आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा।
बिकॉज बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग के साथ अगर खाली जमीन है तो पूरा हाउस प्रॉपर्टी, केवल वैकेट लैंड है इस हेड में नहीं आएगा, तो कहां जाएगा? अगर आपका ये काम करने का बिजनेस है तो पीजीपी। एकदम से आईओएस में मत कुछ जाया करो, बीच में कुछ स्टेशन आते हैं और वो स्टेशन इतना छोटा नहीं कि ट्रेन ना रुके आपकी, पीजीपीपी भैया, है ना। हाउस प्रॉपर्टी का स्टेशन तो बाद में आएगा ना, सीधा कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं, और भाई चेन्नई भी आता है बीच में, है ना। कुछ समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ में आया तो ऐसा समझो, पहले एक बार जरूर सोचो कि ये काम करने का बिजनेस भी तो हो सकता है। मैं खूब सारे प्लॉट खरीद रखा हूँ, लोगों को कुछ कुछ काम के लिए रेंट पर देता हूँ, तो मेरा बिजनेस है, तो इट विल बी चार्जेबल अंडर पीजीबीपी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी यही बोलता है, सॉरी आईओएस क्या बोलता है, अगर कोई इनकम किसी भी हेड में ना आए तब आएगा। तो पहले किसी भी हेड का चर्चा तो कर लो, एक जनरल कॉन्सेप्ट बना रहे हो, बना पा रहे हो? तो यहाँ पर लिखा लैंड अपार्टमेंट टू वर्ड मिला, समझ में आ रहा है? उसके बाद एक वर्ड मिल रहा है एसएससी मस्ट बी ओनर, ये तो जान गए हो ना भैया, ओनर, ओनर तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा यूज ऑफ प्रॉपर्टी। अपने इस डिस्कशन में आपने क्या सीखा यूज ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, अगर बिल्डिंग मैंने रेंट पर दी है तो वो उसका यूज सामने वाला क्या कर रहा है, रहने के लिए कर रहा है कि शॉप खोलने के लिए कर रहा है कि वो गोडाउन के लिए कर रहा है, उसका कोई अहमियत पड़ा है क्या? कोई अहमियत नहीं। अगर मैं अपनी एक शॉप किराए पर देता हूं, किस हेड में आएगा? मैं अपनी शॉप किराए पर देता हूं, शॉप खोलने के लिए, बिजनेस के लिए, किस हेड में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा। मैं बार बार बिजनेस बिजनेस बोल रहा हूँ, वो कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। समझ रहे हैं क्या? मैं रहने के लिए किसी को घर दिया, वहां पर वो गोडाउन बना दिया, बिजनेस यूज कर रहा है, मेरे क्या मतलब भैया, क्या यूज कर रहा है? मैं तो रेंट पर दिया ना, मेरा बिजनेस रेंट पर देने का नहीं है, और मैं उस बिल्डिंग को अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो यूज की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं। फिर भी आप देखिएगा, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ये समझ में आ रहा है? ये बिल्डर की बात चल रही है भैया। जो बिल्डर होते हैं उनके पास जो बिल्डिंग होती है वो भी स्टॉक इन ट्रेड होती है। भाई मैं बिल्डर हूं, मैं 25 फ्लैट बना रखा हूं या 10 घर बना रखा हूं, बेचने के लिए बनाया हूं, तो मेरे लिए वो बिल्डिंग क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। नॉर्मल व्यक्ति के लिए कैपिटल एसेट है, लेकिन मेरे लिए कैपिटल एसेट नहीं, मेरे लिए स्टॉक है वो। तो उसका क्या होगा जो मैं स्टॉक के रूप में रखा हूं, क्योंकि उसका भी तो मैं ओनर हूं, उसका भी मैं ओनर हूं। और अगर आप पीजीपीपी बोल रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि उस बिल्डिंग से मैं कोई रेंट नहीं ले रहा हूं, उस बिल्डिंग को मैं सेल पे निकाल रहा हूँ, स्टॉक है। आई एम ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग। थोड़ा सोचना, मैं एक बिल्डर हूँ, 10 घर बना रखा हूँ, बिके नहीं अभी, स्टॉक है मेरा, बताइए उस बिल्डिंग का मैं ओनर हूँ कि नहीं? पहला तो अगर मैं ओनर, क्या उस बिल्डिंग को मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ? बिजनेस ही बिल्डिंग का है, और बिजनेस बिल्डिंग को बिजनेस में यूज करने में फर्क है। समझ पा रहे हैं? बिजनेस बिल्डिंग का है, न कि मैं बिल्डिंग को बिजनेस में यूज कर रहा हूं, तो चार्जिंग सेक्शन में कवर हो गए भैया आप। समझ रहे हैं बात को? और न ही मेरा बिजनेस उस बिल्डिंग को रेंट पर देने का है, तब भी मैं वहां नहीं जा रहा हूं। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर हो जाता है बंदा। तो इसलिए स्टॉक में जो बिल्डिंग पड़ी रहती है ना, 2 साल तक तो नहीं लेने वाले लेते हैं लोग, लिखा होगा टू तो दिख रहा होगा आपको शाइन होता हुआ। उसके बाद भी अगर बिल्डिंग नहीं बिकी तो इट मे बी कवर्ड चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये यूनिक बात है, मैंने डिस्कस नहीं किया आपसे। तो यहां तक मैं फिर से डिस्कस करूंगा आपसे एक एक पॉइंट, बट आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो जितना टाइम मिले आपको, ठीक है? 30 मिनट से ऊपर लगा तो छोड़ देना। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी, और इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं। और ये टाइम यहाँ पर जो बच रहा है, अगर बचा तो आप पुराने कुछ पेंडिंग है सैलरी हेड को निपटा लेना। अगर अभी सैलरी हेड आपने क्लोज नहीं किया तो बाद में नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ओवरलैप होते जाता है, ठीक है? उसको अभी नया चैप्टर जब चालू होता है, इस हेड नहीं, हर हेड का बता रहा हूँ मैं, हर सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, लगभग एक ही जैसा रहता है। जब नया सब्जेक्ट चालू होता है चैप्टर, तो आप देखना वहां पर गैप रहता है थोड़ा सा, आपको इसमें अगली क्लास में फिर गैप मिलेगा। ज्यादा आपको वर्किंग, क्या वर्किंग ज्यादा है क्या? अगर आपको मन नहीं करे ना, मत पढ़ना इसका, तो भी अभी चल जाएगा, लेकिन सैलरी हेड को कंक्लूड करना, पुराने क्वेश्चंस बना लेना, पूरा खत्म कर देना, समरी कंप्लीट कर लेना, ठीक है? और समरी कॉपी नेक्स्ट क्लास में या उसके अगले क्लास में आप लोग चाहोगे तो मैं देख लूंगा आप लोगों की,
ठीक है, हाँ जी, आ जाइए क्लास के बाद, अब यहाँ जाइएगा। ठीक है भाई, ओके। और शीट है सबके पास हाउस प्रॉपर्टी की?